वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी रखेंगे जो हर साल के पेपर में आता है। तो आज का पहला प्रश्न है, किसी नेत्र का समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो आँख का समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। बहुत आसान उत्तर है, फोकस दूरी के बदलने की क्षमता को आँख का समंजन क्षमता कहते हैं। तो कैसे इसको उत्तर लिखेंगे, जब हम किसी समीप की वस्तुओं को देखते हैं, जब किसी हम समीप की वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं, तो आँख की मांसपेशियां क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिससे फोकस दूरी का मान में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है और आँख के इस फोकस दूरी के बदलने की क्षमता को आँख का समंजन क्षमता कहते हैं। तो आँख का समंजन क्षमता समझ में आ गया कि जब किसी वस्तु को अपने आँख के पास ला करके समीप ला करके देखते हैं तो हमारे आँख की मांसपेशियां क्या होती हैं, सिकुड़ने लगती हैं और उसमें फोकस दूरी का मान क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। अर्थात फोकस दूरी के बदलने की क्षमता को आँख का समंजन क्षमता कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 5 एम्पियर की धारा, किसी वैद्युत बल्ब आपका है उसमें 0.5 एम्पियर की धारा है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। कितने मिनट तक, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इस न्यूमेरिकल को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लिखा गया किसी वैद्युत बल्ब में तंतु 0.5 एम्पियर, तो आई वाला लिखेंगे 0.5 एम्पियर की धारा है। टाइम कितना दिया है, तो 10 मिनट दिया गया है। तो 10 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 60 से गुणा करेंगे, 60 में 10 का गुणा करेंगे, 600 सेकंड होगा। तो टाइम कितना हो गया आपका, 600 सेकंड। और Q बराबर आपको प्रश्नवाचक हो गया। Q माने आवेश पूछा जा रहा है, आवेश की गणना कीजिए। अब Q का सूत्र होता है Q बराबर धारा गुणे समय। अब Q बराबर धारा का मान कितना है, तो 0.5 है और T का मान कितना है, 600 है। 600 में आपका एक जीरो से इसको दशमलव हटा देंगे, अब क्या हो जाएगा, 5 गुणे आपका हो जाएगा 60। 5 गुणे का हो जाएगा आपका 60 और 5 में 60 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, Q बराबर 300 कुलाम। तो समझ में आ गया होगा 300 कुलाम कैसे आया। आई का मान 0.5 था, टाइम जो था 10 मिनट था। मिनट को सेकंड में जब बदलेंगे तो 60 से गुणा कर लेंगे, 600 सेकंड होगा। Q बराबर IT है आपका, Q बराबर I का मान 0.5 और यहाँ पे T का मान 600 में सब इसको गुणा करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, आपका 300 कुलाम। तो अगला क्वेश्चन जानेंगे, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन जो आईएमपी है हर साल के पेपर में आता है। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसे किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष क्या है कि इतना आसान उत्तर है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देते हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। तो इसका उत्तर होगा वह दृष्टि दोष जो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसमें किसकी वस्तुएं दूर में दिखाई नहीं देती हैं, दूर की वस्तुएं आपका स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं तथा निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ऐसे दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि वह दृष्टि दोष जो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं और निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ऐसे दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निवारण कैसे करेंगे, तो इस दृष्टि दोष को निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस, आपको याद रखेंगे अवतल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। तो इस चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए, अवतल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। अब अगला प्रश्न जानेंगे, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेमी दूर पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, वो 20 सेमी की दूरी पर पुस्तक को क्या करता है, पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेमी दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि कितनी दूरी सेंटीमीटर पे वह पुस्तक को पढ़ सकता है। तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर पुस्तक को पढ़ सकता है, इसमें से लिखेंगे V बराबर -20 सेंटीमीटर और U बराबर कितना दिया है, -U बराबर माइनस आपका 25 सेंटीमीटर। जब निकट दृष्टि दोष होता है तो U का मान और V का मान क्या होता है, माइनस में रखते हैं। इसने V का मान -20 सेमी और U का मान -25 सेमी, F बराबर पूछ रहा है। F का मतलब फोकस दूरी इसमें पूछा जा रहा है। तो अब लेंस का
सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये किसका सूत्र है? तो लेंस का सूत्र होता है। 1/f बराबर 1/v का मान कितना है? तो -20 हो गया, माइनस उतर जाएगा, u का मान -25 हो गया। फिर 1/f बराबर माइनस इसको ऊपर कर देंगे, -1/20 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया 1/25। अब यहाँ हर बराबर नहीं है, अब यहाँ पे 20 है और ये 25 है, दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो 100 होगा। तो इसलिए यहाँ 5 से अगर गुणा कर दें, ऊपर यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो हर बराबर होगा, और यहाँ 4 से गुणा कर दें तो हर बराबर हो जाएगा। अब यहाँ माइनस आपका -1 उतार देंगे, 5 से यहाँ गुणा करेंगे, 5 एक का नाम 5 हो गया, 20 पचे आपका 100 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 4 एक का नाम 4 हो गया, 25 चौको 100 हो गया, दोनों का हर आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। अब क्या लिखेंगे? 1/f बराबर 4 में से 5 घटा दीजिए, -1 आपका 100 हो जाएगा। फिर f बराबर आपका हो जाएगा, f बराबर आपका उल्टा कर दीजिए, अब f को ऊपर कर दीजिए, 1 को नीचे कर देंगे, 100 ऊपर जाएगा, -1 नीचे चलागा, -1 में जब 100 का भाग करेंगे तो f का मान कितना आ जाएगा? f बराबर -100 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया होगा फोकस दूरी -100 सेंटीमीटर कैसे आया। और आप लोग भी रफ पर नोट कर लीजिए, अच्छे से इसको लगाते रहिए, जिससे क्या है आपका प्रश्न जो है समझ में आता रहेगा। अब लिखेंगे अतः चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा? तो यहाँ माइनस है, जब माइनस आता है तो चश्मे में क्या लगाते हैं? अवतल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। और यहाँ से भी ऊपर से भी क्वेश्चन से भी पता कर सकते हैं, जब निकट दृष्टि दोष होता है तो उसको निवारण करने के लिए चश्मे में हमेशा अवतल लेंस ही प्रयुक्त करना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा कि ये कैसे क्वेश्चन आपका -100 सेंटीमीटर आया और चश्मे में कौन सा लेंस आपका प्रयुक्त किया गया। अब अगला प्रश्न जानेंगे। एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है, अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। तो प्रिज्म का कोण कितना अंश दिया है? तो 60 अंश दिया है, और अल्पतम विचलन कोण कितना दिया है? 38 अंश दिया है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, और साइन 49 का मान दिया है 0.75 दिया गया है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि आपका प्रिज्म का कोण 60 अंश दिया है, तो प्रिज्म का कोण किससे प्रदर्शित करते हैं? तो प्रिज्म का कोण को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर आपको 60 सेमी। और यहाँ अल्पतम विचलन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल एम बराबर आपको कितना हो जाएगा? आपका 38 आपका अंश हो जाएगा। अब यहाँ एन बराबर पूछा जा रहा है, अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो अपवर्तनांक को एन से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र होता है साइन ए प्लस डेल एम बटा 2 पूरे का बटा साइन ए बटा 2। ये फार्मूला होता है, किसका सूत्र है? तो प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र होता है। एन बराबर साइन उतर गया, ए का मान कितना है? 60 अंश है, प्लस करेंगे और डेल एम का मान कितना है? तो 38 अंश है, बटा आपका 2 हो जाएगा। फिर पूरे का बटा होगा साइन होगा, ए का मान 60 बटा आपका 2 हो जाएगा, ए के जगह पे 60 अंश रखना है। अब 60 और 38 जोड़ेंगे कितना होगा? 49 बटा 2 हो जाएगा, और 2 से 60 को काट देंगे कितने अंश हो जाएगा? आपका 30 अंश हो जाएगा। फिर 2 से जब 49 को 98 को काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? तो 49 बार में जाएगा। तो साइन 49 बटा साइन का हो जाएगा 30 अंश होगा। तो समझ में आ रहा होगा। पहले ए का मान भरेंगे, फिर डेल एम का मान भर करके दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। उसके बाद से जब 49 अंश आ गया तब 49 अंश का मान आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है। साइन 49 अंश का मान कितना है? 0.75 है। अब साइन 49 जो अंश है उसके स्थान पे रखेंगे 0.75 कितना रखेंगे? 0.75 हो जाएगा। और साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। अब 2 को कहाँ भेज देंगे? ऊपर भेज देंगे। अब 2 से जब इसमें आपका गुणा होगा 0.75 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? आपका 1.50 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि अपवर्तनांक का मान कितना हो जाएगा? 1.50। ये 2 का गुणा जब 0.75 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 1.50 होगा। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना आया? 1.50। अब अगला प्रश्न जानेंगे। प्रकाश y से 1.50 अपवर्तनांक के कांच के प्लेट में प्रवेश करता है। जो प्रकाश है y से कितने अपवर्तनांक में? 1.50 अपवर्तनांक के कांच के प्लेट में क्या करता है? प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल क्या है? और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया गया? आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया गया। तो सबसे पहले जब न्यूमेरिकल को हल करेंगे तो यहाँ देखेंगे अपवर्तनांक कितना दिया है। तो n बराबर 1.50। यह जो क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इसी सूत्र पर हमेशा आता रहता है, इसलिए अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। अब यहाँ n बराबर लिखेंगे आपका 1 जो आपका है 1.50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.50 हो जाएगा। c का मान कितना है? तो 3 × आपका 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। v बराबर आपको प्रश्नवाचक हो जाएगा। उसका v का सूत्र क्या होता है? आपका c/n होता है। ये c किसका मान है? तो प्रकाश का चाल होता है। और प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸
पावर आपका 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब v का सूत्र होता है c बटा आपका n होगा। v बराबर c का मान कितना है तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और n का मान कितना है तो 1.5 है। अब 1.5 से 3 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 गुणे 10 के पावर 8 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। 1.5 दूना 3 होता है, इसलिए आपका 2 बार में भाग जाएगा, और 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब अगला प्रश्न जानेंगे, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। मोस्ट आईपी क्वेश्चन आ गया, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका उत्तर होगा नीले और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अन्य रंगों से सबसे अधिक होने के कारण नीला और बैंगनी प्रकाश चारों ओर क्या होता है, फैल जाता है। तो नीला और बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है अन्य रंगों से क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण जो हमारा नीला और बैंगनी प्रकाश चारों ओर क्या होता है, फैल जाता है, जिसका मिश्र रंग क्या होता है, नीला होता है। अतः आकाश हमें नीले रंग की दिखाई देता है। तो हमें समझ में आ गया होगा कि आकाश हमें नीला रंग का दिखाई क्यों देता है। इसे अपने कॉपी में अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे आपका, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, प्लस 2 डायोप्टर दिया है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जब लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर दिया है तो क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर लिखेंगे 2 डायोप्टर, और इसमें फोकस दूरी पूछा जा रहा है, तो फोकस दूरी F बराबर प्रश्नवाचक हो गया, F बराबर फोकस दूरी कहते हैं, और F का सूत्र होता है 100/P। देखिए यहाँ P बराबर होता है 100 आपका F होता है। अब यहाँ पक्षांतर कर लेंगे तो आपको F बराबर का बन जाएगा 100/P। P का मान कितना दिया है, 2 डायोप्टर दिया है, 2 से आपको 100 भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 सेमी। अब बताना है ये लेंस अभिसारी होगा कि अपसारी होगा। जब 50 सेंटीमीटर प्लस में आया है तो इसलिए अभिसारी होगा, अगर ये माइनस में होता तो अपसारी होता। तो समझ में आ गया होगा कि यह 50 सेंटीमीटर कहाँ से आया। यह आपका P का मान रखा गया है, और 2 से 100 को काटे हैं तो 50 सेंटीमीटर होगा। अब अगला प्रश्न जानेंगे, वैद्युत मोटर और जनित्र में क्या अंतर है। वैद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि को बताना है। तो वैद्युत मोटर और जनित्र में क्या अंतर है, पहले सबसे पहले आप कॉलम बनाएंगे वैद्युत मोटर और वैद्युत जनित्र। अब वैद्युत मोटर में लिखेंगे कि यह वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और इसमें लिखेंगे यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उल्टा है, एक दूसरे को उल्टा, यह वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, और यहाँ क्या कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इसमें हो जाएगा आपका दूसरा अंतर होगा, कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ध्यान देंगे यह वैद्युत मोटर में जब कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करने में आपका कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। कुंडली में क्या होता है, एक बल युग्म कार्य करने लगता है। और दूसरा जब होगा इसमें वैद्युत जनित्र में क्या होता है, कुंडली आपका कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करने पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे जो है इस कुंडली में आपका धारा प्रवाहित करना, इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र में इसको क्या करना है, घूर्णन करना है। अब तीसरा जो होता है इसका अंतर कि यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है। यह किसके नियम पे, यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ पे नियम पे कार्य करता है, और यह लिखेंगे आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है। कितना आसान है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ पे नियम पर, ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ पे नियम पे कार्य करता है। अगला जो है वैद्युत मोटर का सिद्धांत बताएंगे कि वैद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। तो वैद्युत मोटर का जो सिद्धांत होता है वह वैद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वैद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। अब वैद्युत मोटर का कार्यविधि क्या है, जब बैटरी से कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब बैटरी से क्या करते हैं, कुंडली में जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली के भुजाओं AB तथा CD के बराबर परंतु विपरीत दिशा में दोनों बल कार्य करने लगते हैं। यह दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं, जिसके कारण कुंडली जो है वामावर्त दिशा में क्या लगती हैं, घूमने लगती हैं। तो इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बहुत IMP है और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब अगला प्रश्न जानेंगे, एक चालक पर समान अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए।
तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखा गया कि समान अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है n बराबर 5 दिया गया है। आवेश बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि इसमें आवेश की मात्रा को पूछा जा रहा है। अब उसके बाद से E का मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। अब उसके बाद से Q बराबर आपका यह नहीं होता है। अब देखिए Q बराबर IT भी होता है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें धारा का मान और समय का मान नहीं दिया गया है। इसमें सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे, तो Q बराबर NI का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ Q बराबर आपका N का मान कितना हो जाएगा, तो N का मान क्वेश्चन में 5 दिया गया है। और यहाँ लिखेंगे E का मान कितना है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 दिया गया है। 16 पचे 80, और यहाँ 80 लिख करके एक स्थान दशमलव लगा देंगे, क्योंकि एक स्थान यहाँ पे दशमलव है। 8 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम है। तो यहाँ आवेश की मात्रा कितना हो गया, तो आवेश की मात्रा 8.0 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। अब यहाँ पे लिखेंगे चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अतः आवेश की प्रकृति क्या होगा, ऋणात्मक होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन जब अधिक है, इसलिए आवेश की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यहाँ कम जब रहेगा तो धनात्मक होगी। तो समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न जानेंगे। उत्तल लेंस के किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो यहाँ उत्तल लेंस के लिए आपका जो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या है, धनात्मक है, तो उसकी प्रकृति क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है। यदि यहाँ ऋणात्मक रहता, तो यहाँ तो जब ऋणात्मक दिया रहता तो यहाँ पे वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। तो समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न जानेंगे। चुंबकीय क्षेत्र से गतिमान आवेश पे लगने वाले बल किन बातों पे निर्भर करता है, इस बल के लिए आवश्यक सूत्र लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र के गतिमान आवेश की जब बात होगा तो F अनकर्मानुपाती होता है QVB साइन थीटा। तो यह किस किस बातों पे निर्भर करता है, तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पे लगने वाला बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला क्या होता है, आवेश के अनकर्मानुपाती होता है। किसके, आवेश के अनकर्मानुपाती होता है, वेग के अनकर्मानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र के अनकर्मानुपाती होता है, और उसके बीच बने कोण ज्या के क्या होता है, अनकर्मानुपाती होता है। तो पहला हो जाएगा ये आवेश पर भी है, आवेश की चाल v पर भी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b पर है। v तथा b के मध्य कोण थीटा पर भी है। और यहाँ पे इसका लारेंज बल माने आवश्यक सूत्र किस पर है, तो यह आपका जो सूत्र है लारेंज बल है। लारेंज बल का सूत्र होता है F बराबर QVB साइन थीटा होता है। तो समझ में आ गया चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पे लगने वाला बल क्या है। तो कल जो है रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाएगा। तो रसायन विज्ञान वाले पेपर को आप लोग जरूर देखिए, जिससे आपको पेपर का हो जाए आसान हो जाए। तब तक के लिए नमस्कार।